देखो बेटा, लास्ट लैक्चर कल आप डिस्कस किया सी ग्रुपिंग ऑफ सैल्स इन सीरीज एंड ग्रुपिंग ऑफ सैल्स इन पैरेलल। और आप उतों की लर्न किया सी कि अगर थोड़े कोल नंबर ऑफ सैल्स है तो तुसी सर्किट दे विच मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करना चाहते हैं तो तुसी वो सैल्स नू सीरीज च कदों लगाना प्रैफर करोगे बेटा? याद है कुछ कि अगर केड़ी कंडीशन सी कल दा लैक्चर हर्ष कि अगर साडे कोल नंबर ऑफ सैल्स है और अगर थोड़े कोल जो सैल है ये सारे असी मान के चलते हैं आइडेंटिकल सैल्स, तो अगर ये सारे आइडेंटिकल सैल्स जो है तो इन्हों का ईएमएफ भी बराबर होएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल होएगी। तो अगर किसी भी सैल की इंटरनल रेजिस्टेंस जो साडे को सैल्स अवेलेबल है उन्होंने इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के कंपैरेटिवली काफ़ी घट होएगी, तो फिर इन ऑर्डर टू गैट मैक्सिमम करंट असी उन्होंने सैल्स नू सीरीज च लगाना प्रैफर करांगे। तो जे बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा वा एक्सटर्नल के कंपैरेटिवली तो फिर आप इन ऑर्डर टू गैट मैक्सिमम करंट इन्होंने सैल्स नू पैरेलल च कनैक्ट करांगे। पर अगर मान लो इन्होंने सैल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस ना काफ़ी घट है ना काफ़ी ज़्यादा वा इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो फिर असी की करांगे? तो अज असी करना तो वो असी हैडिंग लिखांगे बेटा गुड आफ्टरनून। मुकुल कितने रहा तू? हुण ठीक है? अच्छा वो यूट्यूब ते पाए या लैक्चर वो देख लें आज जेडे मिस होए है ना। ठीक है बेटा, हुण देखो जो जदों असी गल करते हैं मिक्सड ग्रुपिंग की तो ये मिक्सड ग्रुपिंग के लिए की करते हैं बेटा, क्योंकि सारे सैल्स आइडेंटिकल है तो असी मान लेने कि टोटल नंबर ऑफ सैल्स कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ आइडेंटिकल सैल्स है कैपिटल एन। तो ये जेडे कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ सैल्स है ना इन्हां विचों तो इन्हां विच बेटा ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ n ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਲ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ रो ROW। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ कैपिटल n ਸੈਲਸ ਹੈ तो एक रो स्मॉल n नंबर ऑफ सेल्स लगाते, सेकंड रो च भी सेम
ये फर्स्ट रो है, ये सैकेंड रो है। तो इदा आप चलते गए तो ये एम रोज है। हुण क्योंकि एक रो दे विच n सैल्स है, टोटल नंबर ऑफ रोज m है, इस करके टोटल नंबर ऑफ सैल्स n इंटू m है। हुण बेटा तो मान लो ये जिहड़े मिक्सड ग्रुपिंग दे सैल्स है, इन्हां नूं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R नाल कनैक्ट करता। हुण सर्किट च करंट कैलकुलेट करना, तो करंट कैलकुलेट करने के लिए किसी भी सर्किट का टोटल करंट कितना आना बेटा, टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ते टोटल रेजिस्टेंस की होनी है, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। हुण उहदे लई देखो, क्योंकि ये आइडेंटिकल सैल्स सीरीज च है और सेम ऑर्डर च है, इस करके फर्स्ट रो जिहड़ी है ना, फर्स्ट रो दा टोटल EMF है NE ते टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है NR। इदां ही सैकेंड रो दे लई भी एंड लास्ट mth लई भी है ना। हुण ये सारियां रोज बेटा आइडेंटिकल है और ये पैरेलल च है। तो पैरेलल दे विच अगर आइडेंटिकल सैल्स होण तां टोटल EMF की हुंदा, सिंगल सैल दे बराबर। तो हुण ਇਹਦਾ मतलब ये जिन्नियां m रोज है, फर्स्ट सैकेंड m, तो इन्हां दा टोटल EMF आ जाना बेटा NE ही रहना। और क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी पैरेलल च है, तो इन्हां दा रिजल्ट आ जाना NR by M, है ना, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस वो वाला करके। और टोटल करंट, टोटल EMF ओवर टोटल रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट का टोटल करंट इदा निकालना। आ मेन सर्किट सी, उन्होंने रिड्यूस करके असी इत्थे पहुंच गए ना, तो ये निकल आया। हुण इहदे विच तुहानू कंसैप्ट्स याद रखने पैने। आपां प्रीवियस लैक्चर च डिस्कस कीता कि अगर n आइडेंटिकल सैल्स सीरीज च है सेम ऑर्डर च, तो उन्हां दा टोटल EMF होएगा n टाइम्स E एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होएगी n टाइम्स R। ते अगर आइडेंटिकल सैल्स पैरेलल च है तां टोटल EMF सिंगल सैल दे बराबर, सिंगल सैल दे EMF दे इक्वल, ते इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल दे इक्वल होएगी ना। तो वो सारा कुछ आपां ऑलरेडी कीता होया। अश्वी पता हुआ, हर्ष, नवरोज। अच्छा बेटा, मैं थोड़े टैसट भी देखे सीगे कल। टैसट तो ठीक है, पर उहदे विचों मतलब हर्ष और मुकुल ने अपना छोटी जी गलती सी ये की कि जो थोड़ा वो है ना कि कैपेसिटर के अंदर केड़ी एनर्जी स्टोर्ड है, वो लिखनी है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा, है ना। तुसी लिखिया किसी ने मैग्नैटिक एनर्जी, किसी ने कल्ली पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखनी, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और वो इन द फॉर्म ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड रिजाइड करती है। तो ये ओदा मतलब आंसर है। और दूसरी गल कि जदों आपां बाकी सारा लगभग ठीक ही है, एक क्वेश्चन सी भी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q by V,
तो क्या कैपेसिटेंस चार्ज से डिपेंड करती है? तो ਉਹਦਾ आंसर है नो, क्योंकि जो फार्मूला है ना C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है, पर ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਨਵਰਸਲੀ प्रोपोर्शनल टू V ਵੀ है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ तो V ऑटोमेटिकली चेंज होएगा, इंक्रीज करेगा, तो जो रेशो है दैट वुड रिमेन कांस्टेंट। तो एक्चुअली थानू जो लिखाया सीगा कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, C कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और C दी जो कैपेसिटेंस दी वैल्यू है इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल है, और ये सिर्फ डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटीरियल ते, है ना, सराउंडिंग मीडियम, नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ सराउंडिंग मीडियम ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਤੇ। तो इस करके ये देख लेना ना, बाकी सारा ठीक सी टेस्ट। तो हुण बेटा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਕਸਡ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੀ, तो साडा पर्पज है कि मैक्सिमम करंट कितना ऑब्टेन करिए ਅਸੀਂ। तो मैक्सिमम करंट ਨੂੰ ऑब्टेन ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ बेटा ना देखो आई की वैल्यू आ गई NME MR प्लस NR, तो आता टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन मिक्स्ड ग्रुपिंग आ गया। आ टोटल नंबर ऑफ सेल्स है, तो उन्हां विचों स्मॉल n की है, इन ईच रो नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड, ते स्मॉल m की है नंबर ऑफ रोज यूज्ड। हुण बेटा हुण जेड़ा I है ना इनू मैक्सिमम ऑब्टेन करना। हुण आ A प्लस B है, अगर ये A प्लस B है तो इनू आपां अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B दा होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, प्लस 2 अंडर रूट A अंडर रूट B। इनू एक्सपेंड करके देख लो, जो तुसी इनू एक्सपेंड करोगे बेटा फर्स्ट टर्म आएगी MR प्लस सेकंड टर्म आएगी NR ते नाल थर्ड टर्म आएगी माइनस अंडर रूट MR अंडर रूट NR, तो वो ਇਹਦੇ ਨਾਲ कैंसिल हो जाएगी। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ सिर्फ दो ही टर्म चाहिए है ना डिनोमिनेटर च, तो जे ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਫਿਰ तीन बन जाणियां ਸੀ, तो ਆਪਾਂ चेंज नहीं करना डिनोमिनेटर ਨੂੰ, इन अदर वे एक्सप्रेस कर रहे हैं। हुण बेटा फॉर I टू बी मैक्सिमम, तो जे आप चाहते हैं कि करंट मैक्सिमम होए तो फिर डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए। हुण डिनोमिनेटर जो मिनिमम है बेटा, मतलब आ जी टर्म है ये जीरो हो जाए, तो इसका मतलब MR इज इक्वल टू अंडर रूट NR, जे स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दीजिए तो R इज इक्वल टू MR बाय R is equal to NR by M। मतलब ये बेटा ओप्पो केदा वा, हेलो बेटा किसदी आइडेंटिटी है ओप्पो F15, आर यू लिसनिंग? हेलो गुड आफ्टरनून, तुसी कौन बेटा? कौन? काव्यांजलि की आवाज ही नहीं है। हेलो
कौन हो बेटा? मैनू मैं रैकोगनाइज नहीं कर रहा ਤੁਹਾਨੂੰ। आवाज नहीं बेटा ਤੁਹਾਡੀ मैं रैकोगनाइज कर पा रहा। ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਾਵਿਆ ਨੂੰ? अच्छा बेटा ਹੁਣ देखो ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਨ ਬਿਗ ਮਿਕਸਡ ਗਰੁੱਪਿੰਗ, तो मिक्सड ग्रुपिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ कैपिटल आर की है सर्किट दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ते स्मॉल आर की है बेटा मिक्सड ग्रुपिंग च जो आइडेंटिकल सैल्स यूज कर रहे हैं असी लोग उन्हां दी इंटरनल रेजिस्टेंस। हुण मिक्सड ग्रुपिंग च असी की कीता सीगा कि कुछ सैल्स नू इन्ने रो सीरीज च कनैक्ट किया और उस तो बाद उन्हां रोज नू आपस च इन पैरेलल कनैक्ट करता। तो जो कैपिटल आर है कैपिटल आर तो ਉਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ। तो ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ this is the internal resistance, तो ये ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਹੈ internal resistance of mixed grouping। ਵੀ ਮਿਕਸਡ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਚ ਜਿੰਨੇ ਸੈਲਸ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲਸ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਟ 'ਚ ਜੋੜਨਾ ਵਾ तो ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਹੈ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਪੈਰਲਲ 'ਚ। तो अगर तो सैल की इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल दे कंपैरेटिवली मच स्मॉलर है तो इन ऑर्डर टू गैट मैक्सिमम करंट सीरीज जोड़ के सर्किट च कनैक्ट किए जाएंगे। पर अगर इंटरनल रेजिस्टेंस मच ग्रेटर दैन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो फिर पैरेलल च कनैक्ट किए जाएंगे। पर अगर मान लो साढ़े को नंबर ऑफ सैल्स है बट उन्होंने इंटरनल रेजिस्टेंस ना तो एक्सटर्नल तो काफ़ी घट है ना काफ़ी ज़्यादा, तो फिर आप की करांगे मिक्सड ग्रुपिंग चूज करांगे और मिक्सड ग्रुपिंग दे विच असी कुछ सैल्स नू सीरीज दे विच इन्हें रो कनैक्ट करके नंबर ऑफ रोज नू लगावांगे, है ना। हुण बेटा पर ये कैलकुलेशन इस तरह करनी है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो टोटल इंटरनल दे इक्वल आ जाए। हुण इस गल नू आपां हुण ही न्यूमैरिकल नाल भी सॉल्व करते हैं, बट उस तो पहला देखो कि जो आ कंडीशन है तो ये अकॉर्डिंगली करंट मैक्सिमम होएगा और कितना होएगा बेटा, तो क्योंकि आ टर्म जीरो होनी है तो एन ई ओवर एम आर अंडर रूट एन आर। पर हुणे तो देखो बेटा एम इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल आर, तो ਇਹਦਾ मतलब आ टर्म ਇਹਦੇ बराबर है दोनों, है ना। तो इट मींस एन ई ओवर 2 एम आर भी लिख सकते हैं
NE over 2 NR भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके नाल तुसी मैक्सिमम करंट निकाल सकते हैं। हुण देखो, हुण जो कैपिटल N है उसकी वैल्यू N इंटू M है, तो इट मीनस आई मैक्सिमम की वैल्यू अगर इतने आप N इंटू M लिखते हैं, N इंटू M, M कटे गए तो NE/2R, जे आप इतने लिखते हैं इतने लिखते हैं N इंटू M, तो N कटे जाने हैं, तो ME/2R। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग दे विच बेटा मैक्सिमम करंट कितना होएगा और कदों होएगा, ये दोनों कंडीशंस सानू याद होनिया चाहिए है ना। ये नाल दा एक न्यूमेरिकल लिख लो। राइट न्यूमेरिकल, देखो there are 24 identical cells. There are, हाँ न्यूमेरिकल लिखो बेटा, there are 24 identical cells which are to be connected in mixed grouping across external resistance (30 ohm) internal resistance of each cell is 4 ohm, sorry 6 ohm। एक्सटर्नल कितनी बोली बेटा मैं, मुकुल 30 ओम। तो इतना करो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कर लो 3 ओम ते इंटरनल रेजिस्टेंस कर लो 0.5 ओम। कैलकुलेट number of rows and number of cells in each row, मतलब n ते m यूज करना है ना। हुण देखो बेटा थोड़े कोल दो इक्वेशंस आ गई हैं, दो इक्वेशंस केड़ियां वा,
अपना आया n की है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं पुत्र? 24 है ना, तो 24 इज इक्वल टू nm। और दूसरा आ इक्वेशन है, तो कैपिटल R है 3, तो स्मॉल r है 0.5, तो n बाय m हो गया 6। और n इज अगर 6m है तो 24 इज इक्वल टू 6m इंटू m, 6m स्क्वेयर, तो m की वैल्यू 2 आ जाएगी बेटा। तो अगर m की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक मिनट, सॉरी 12। 12 आ जाएगी। तो ਇਹਦਾ मतलब इस न्यूमेरिकल ਦੇ ਵਿੱਚ जो नंबर ऑफ सेल्स है इन रो वो 12 होंगे और रोज 2 होंगे, है ना। तो वो आप कर लिया। हुण ਇਹਦਾ बी पार्ट करो, कैलकुलेट मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट निकालने लिए बेटा हुण क्योंकि तुसी स्मॉल एम भी निकाल चुके हैं, है ना, स्मॉल एम भी निकाल चुके हैं, कैपिटल एन भी है, तो कैलकुलेट मैक्सिमम करंट इफ ईएमएफ ऑफ, ਇਹਦਾ बी पार्ट कर लो ना न्यूमेरिकल, कैलकुलेट मैक्सिमम करंट इफ EMF of each cell is 2 वोल्ट। तो आई मैक्सिमम निकाल लो। हुण तुहाडे सामने 5 फार्मूलाज जिहड़े मर्जी लगा लो एक, क्योंकि तुहानू स्मॉल एन भी पता, कैपिटल आर भी पता है, कैपिटल ई भी पता। आई मैक्सिमम आ जाएगा 4 एम्पियर। अश्वी 4 एम्पियर। तो इस तरीके नाल सॉल्व कर लेना आपा ना। हुण देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, हेडिंग तो हेडिंग लिखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हुण बेटा जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का कंसैप्ट है उन्होंने स्टार्ट करन तो पहला देखो बेटा, क्योंकि टाइम हो रहा वा, हुण देखो बेटा जो इलैक्ट्रिक सर्किट है ना उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा ये सारा कुछ इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंगली हो रहा। हुण लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली गल नूं सुनो पुत,
कि आ जो सामने तुसी देख रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम्पल दसी सी भी कोई भी जिहड़ा इलैक्ट्रिक सर्किट है उस दे अंदर जदों भी करंट फ्लो करेगा तो वो इन दी प्रेजेंस ऑफ सोर्स ऑफ EMF करेगा। बिना EMF दे कभी भी किसी सर्किट च करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरी गल, जो कोई भी इलैक्ट्रिक सर्किट है बेटा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ करंट लगातार फ्लो करवाई रखने लई जो सोर्स ऑफ EMF है ना ਉਹਨੂੰ वर्क करना पैंदा वा। तो ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक ਮਕੈਨੀਕਲ मॉडल जो ਆਪਾਂ डेली लाइफ च देखते हैं कि अगर मान लो घर की छत के उपर वाटर टैंक है, ठीक है ना, वो वाटर टैंक तो नीचे टैप्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पानी चाहते हैं कि लगातार आंदा रहे, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ये इंतजाम करना पएगा कि कोई उस वाटर टैंक नूं भरदा भी रहे, है ना, ताई टैप्स दे विच पानी आएगा। अदरवाइज जे कोई उन्होंने भर नहीं रहा टैंक नूं तो कुछ देर बाद खाली हो जाना, तो पानी ने फ्लो करना बंद कर देना। हुण बेटा गल नूं सुनो, हुण देखो, हुण जेड़ा जिहदी आपां ड्यूटी लगाई है वो परसन भी हो सकता, वो मोटर भी हो सकती है। तो अगर मान लो आप परसन की ड्यूटी लगाती है भी तू बाल्टी पानी की भर के जमीन चों ते पानी की टैंकी च पाई जानी है ना, तो हुण उस आदमी नूं की करना पै रहा, वर्क पानी की टैंकी भरन नूं, ठीक है। तो वो आदमी जदों पानी नूं उपर ले जा रहा वा तो उस आदमी नूं वर्क करना पै रहा, है ना, एनर्जी खर्च करनी पै रही है। तो वो जिहड़ी एनर्जी वो खर्च कर रहा आदमी वो कित्थे मिल रही है बेटा, हुण गल नूं सुनो, वो जिहड़ी एनर्जी खर्च कर रहा आदमी वो थोड़ा ध्यान नाल सोचो, वो खर्च हो रही है, देखो कि जदों वो आदमी उपर नूं जा रहा है ना, एक तो वो पानी चक्या वा, उस पानी नूं उहने उपर लैके जाना, तो पानी और आदमी दोनों ने जदों नीचे तो ऊपर जाना तो उहदे विच की होना वा, पोटेंशियल एनर्जी इनक्रीज होनी है ना दोनों की, पानी की भी होनी है तो आदमी की भी होनी है। तो एक तो उहदे लई उहनूं एनर्जी खर्च करनी पै रही है पोटेंशियल एनर्जी इनक्रीज करने लई, प्लस हुण वो जिहड़ा आदमी है उहदी दूसरी एनर्जी कित्थे खर्च हो रही है बेटा। हुण गल नूं सुनो, जो तुसीं खाना खाने आ ना वो काहदे लई खाने आ, ताकि सानू एनर्जी मिल सके बॉडी नूं, और उस एनर्जी नूं असीं यूज़ करना वा ना, यूज़ करते हैं। हुण जदों तुसीं पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, है ना, दौड़ रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उत्थे तुहाडी एनर्जी खर्च हो रही है। पर नाल ये भी देखो बेटा, जदों तुसीं आइडियली सिट बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, ईवन दैन तुहाडे जिहड़े इंटरनल ऑर्गनस है, हार्ट है ना, उहनूं पंप करना पै रहा लगातार अंदरों, तो कुछ बॉडी की तुहाडी एनर्जी तुहाडे इंटरनल ऑर्गनस नूं चलाई रखण लई भी चाहिदी है। ये भी गल समझो, मतलब जे तुसीं अपने ते गल लैके चाहो तां तुसीं दो तरह नाल एनर्जी खर्च करदे आ, मतलब तुहाडी बॉडी नूं जिहड़ी खाने तो एनर्जी मिलदी है वो दो तरह नाल यूटिलाइज हुंदी है। एक तां तुहाडीआं बाहरली, है ना, एक्टिविटीज़ नूं परफॉर्म करना, तुसीं पढ़ना वा, उठना वा, छत ते जाना, चलना, तुरना फिरना, दौड़ना, पर एक तुहाडी इंटरनल एक्टिविटीज़ नूं भी एनर्जी चाहिदी है। तुहाडी बॉडी जो असीं खाना खाने आ उहनूं भी मिल रही है एनर्जी। तो जिहड़ी तुहाडी इंटरनल ऑर्गनस नूं एनर्जी मिल रही है बेटा, वो इस तरह वहाँ खर्च हो रही एनर्जी है। तो वो एनर्जी इस तरह वहाँ जिस तरह जिहड़ा सैल है ਉਹਦੀ इंटरनल रजिस्टेंस है। तो हुण जदों आपां सैल नूं सर्किट च जोड़ते हैं ना पुੱਤ, तो करंट फ्लो हुंदा, तो वो करंट दे करके सैल दे अंदर भी हीट पैदा हुंदी है और जो एक्सटर्नल सर्किट है ਉਹਦੇ 'ਚ भी हीट पैदा हुंदी है। सो ਇਹਦਾ मतलब मोटे तौर पर आपां इदां कह सकते हैं कि जिहड़ा सैल है वो जिहड़ा वर्क करदा या एनर्जी खर्च कर रहा वो दो तरह ना खर्च हो रही है, एक सैल दे अंदर इंटरनल रजिस्टेंस करके, दूजी सैल दे बाहर
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस करके। तो इनू इस तरह माइंड च रखना वा। तो हुण बेटा सैल नू जिहड़ी वो एनर्जी खर्च करनी पै रही है, वो सैल को आंदी कित्थों है? तो जिहड़े इलैक्ट्रोकैमिकल सैल्स है बेटा, तो उन्हां दे अंदर वो एनर्जी कैमिकल रिएक्शन तो रिलीज़ हो रही है, तो उत्थों आंदी है और वो खर्च हो जाती है। सो इहदा मतलब किसी भी सर्किट दे विच करंट नू मेनटेन करन दे लई जो सोर्स ऑफ EMF है उन्होंने वर्क करना पैंदा, और उस वर्क दे लई उहदी जिहड़ी एनर्जी है वो कैमिकल रिएक्शन तो मिल रही है। पर ये जिहड़ी एनर्जी सैल सर्किट नू सप्लाई करदा है ना, या सैल जिहड़ी टोटल एनर्जी खर्च कर रहा, ये दो पार्ट्स च आपां डिवाइड कर लेनी। एक एनर्जी खर्च हो रही है सैल दी इंटरनल रेजिस्टेंस दे करके, और दूसरी सर्किट दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे करके। तो इस आसपैक्ट नू समझना। पर हुण अगली गल सुनो कि एक्चुअली हीट कित्थों आई है ना। तो आपां मैटैलिक कंडक्टर का मॉडल माइंड च रखिया होया कि मैटल कंडक्टर नू आपां मान लेना कि कार्डबोर्ड है, और कार्डबोर्ड के उपर जिहड़े मार्बल्स है पुत वो हैगे आ फ्री इलैक्ट्रॉन्स, ते जिहड़ी आयरन नेल्स है वो हैगे आ पॉजिटिव आयंस। ते आपां हुण मॉडल नू किदां तैयार कीता वा कि जदों तुसी कार्डबोर्ड नू एक एंड उच्चा चक दिंदे, एक नीवा कर दिंदे, मार्बल्स एक साइड नू स्लाइड डाउन करते हैं, और स्लाइड डाउन के दौरान वो जिहड़े मार्बल्स है जदों कोई चीज़ नीचे नू आंदी है ना, वो स्पीड अप हुंदी है, स्पीड अप हुंदी है। पर इहदा मतलब जिहड़े मार्बल्स है वो भी जदों एक डायरैक्शन च एक्सलरेट करनगे उन्हां स्पीड अप होणगे। पर जिस मार्बल के रस्ते दे विच आयरन नेल आ गई है ना, तो वो जदों उहदे नाल टकराएगा तो टकरान ते की होएगा कि वो जिहड़ा मार्बल इन्नी ज़्यादा स्पीड एक्वायर कर चुका वा, तो वो टकरान तो बाद इक्को दम रुकेगा, फिर रीस्टार्ट होएगा। इहदा मतलब उहदी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया, क्योंकि वो बड़ा तेजी नाल चल रहा सी, पर जिद्दां ही टक्कर हुई वो फॉर ए मूवमेंट स्टॉप होया, रुकिया, फिर रीस्टार्ट होया। तो उहदी जिहड़ी काइनेटिक एनर्जी है वो टकरान दे नाल किहदे च कन्वर्ट हो जानी है कि जदों मार्बल्स ने आयरन नेल्स नाल टकराना ना, तो वो आयरन नेल्स का टैंपरेचर वध जाना, थर्मल एनर्जी। तो कहने का मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये जिहड़े कोलिजन्स हो रहे हैं फ्री चार्जिस दे विद द पॉजिटिव आयंस ऑफ द मैटैलिक कंडक्टर, वो एक तां कारण सी रेजिस्टेंस का, दूसरा वो कारण है हीट प्रोड्यूस होने का। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का कारण भी सेम है। तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है या थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट है, तो एक कॉमन फिनोमिना है किसी भी कंडक्टर का कि जदों किसी भी कंडक्टर च करंट पास होएगा तो वो हीट अप होना ही होना वा। और उसका कारण दसता कि रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, और रेजिस्टेंस का कंसैप्ट कित्थों आया सी? कोलिजन्स तो, और कोलिजन्स के करके जो काइनेटिक एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी च कन्वर्ट हो रही है। तो ये पूरा आसपैक्ट नूं इदां समझना वा। हुण बेटा हुण आ जिन्ने भी डिवाइसिस है तुहाडे, देखो हुण जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है ना, कई जगह ते तां सानू नहीं चाहिदा, पर कई जगह ते सानू उहदी रिक्वायरमेंट भी है। मतलब हर चीज़ का फायदा नुकसान नाल ही चलना वा ना, वो साडी कंडीशन ते डिपेंड करू। हुण जिद्दां देखो कि जदों तुसीं पंखा चलाने हैं तां उत्थे साडी रिक्वायरमेंट है कि हवा आए, पर जदों पंखा चलदा वा तो कुछ देर चलण तो बाद वो हीट हो जाता, हीट अप हो जाता ना, गर्म हो जाता वा। हुण इत्थे साडी कोशिश ये है भी हीट मिनीमम होए, सिर्फ हवा आए, गर्म ना होए, है ना। इत्थे साडा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है सानू दुश्मन नज़र आता एक तरह का। पर दूजे पासे बेटा हुण जदों ठंड आनी है तो असीं कहना भी गर्म पानी नाल नहाना, गीज़र लगाया जाए। हुण जिहड़ा गीज़र है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ते बेस्ड है। हुण उत्थे साडी प्रायोरिटी है, उत्थे असीं पैसे दे के गीज़र लैके आने आ, है ना। तो उत्थे हीटिंग इफेक्ट सानू चाहिदा वा, चंगा लगदा वा। इलैक्ट्रिक प्रैस वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ते बेस्ड है। और जिहड़े फिलामेंट बल्ब्स हुंदे सीगे पुराने जमाने च, बल्ब हुंदे सी ना, पुराने जमाने का मतलब ये नहीं कि 200-300 साल पुरानी गल नहीं, मतलब अज तो 8-10 साल पहला ज़्यादा यूज़ हुंदे सी, पर अजकल भी यूज़ करते हैं फिलामेंट बल्ब्स, है ना। तो वो जिहड़े बल्ब्स है उन्हां दे अंदर फिलामेंट गर्म होके
लाइट पैदा करता, लाइट प्लस हीट दोनों काम ही करता हो। तो हुण बेटा हीटिंग वर्ड दे विच ना ये भी याद रखना कि लाइट भी इंक्लूडिड है, क्योंकि लाइट भी काइंड ऑफ एनर्जी है। तो इस करके अगर सानू कोई पूछे कि इस इलैक्ट्रिकल डिवाइस ने टोटल हीट कितनी पैदा की, तो वह मतलब हीट दे विच लाइट एंड हीट दोनों ही इंक्लूडिड है, तो वो सैपरेट नहीं करने। दूसरी गल, हुण जो इलैक्ट्रिक केटल है वो भी इसी कैटेगरी च आती है। तो कहने का मतलब ये कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट है ना फिनोमिना है, वह कारण थानू दसता कोलिजन ऑफ फ्री चार्जिज विद द पॉजिटिव आयंस, और उहदे करके काइनेटिक एनर्जी थर्मल च कन्वर्ट हो जाती है। हुण कोई भी जिहड़ा हीटिंग इफेक्ट है पुत किसी भी कंडक्टर च, उहदे करके कितनी हीट पैदा होएगी है ना, तो किहड़े किहड़े फैक्टर्स ते डिपेंड करेगी। हुण पहला इस गल नूं अज समझिए कि अगर मान लो तुहाडे सामने एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है R, ठीक है। तो इस कंडक्टर च हीट कदों पैदा होएगी, जदों करंट पास करेगा। हुण इस कंडक्टर च टोटल हीट कितनी पैदा हुई, वो बेटा डिपेंड करेगा इस कंडक्टर च कितना करंट किन्ने टाइम लिए पास होया, तो मतलब टाइम फैक्टर भी आएगा। हुण जिहड़ी गल इंपॉर्टेंट है बेटा याद रखनी वो ये कि इत्थे आपां जदों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की एक्सप्रैशन निकालन जा रहे हैं ना, तो इत्थे असीं ये मन के चलते हैं कि जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस फिक्सड है, तो जो कंडक्टर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ करंट फ्लो हो रहा वो भी स्टैडी करंट है। स्टैडी मतलब वो करंट ਜਿਹੜਾ शुरू तो लैके एंड टाइम तक इक्को ही मैगनीट्यूड नाल फ्लो करेगा। अच्छा, हुण ये स्टैडी करंट ਲਈ मैं दस रहा पुੱਤ, तो हुण ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा थोड़ा बहुत +1 का कि ਆਪਾਂ +1 च ना वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन का फार्मूला ਤੁਹਾਨੂੰ दसिया जाता डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट, पर उत्थे थानू एक गल दसी जाती है कि अगर जिस फोर्स का वर्क डन निकालना अगर वो फोर्स कॉन्सटेंट है, यूनीफॉर्म है, तो फिर तुसी वर्क डन जो है वो टोटल वर्क डन टोटल फोर्स डॉट टोटल डिसप्लेसमेंट तो निकाल सकते हैं सिंगल स्टैप तो। पर अगर फोर्स वेरीएबल है तो फिर असी पहला स्मॉल वर्क डन निकाल के उन्होंने इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन निकालते, ठीक है। तो यदा मतलब जदों असी कोई भी फार्मूला पढ़ते हैं पुत वो देखो भी वो कॉन्सटेंट के वेरीएबल ਲਈ ਵਰਤਿਆ जा रहा है ना। हुण ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ एक्सप्रैशन नोट करन जा रहे हैं वो उत्थे मन के चलते हैं करंट स्टैडी करंट है। स्टैडी मतलब हर वेले ਉਹਦੀ वैल्यू सेम रहनी है। तो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा जदों असी स्टैडी करंट ਲਈ फार्मूला यूज करना, तो इस कंडक्टर कितनी हीट पैदा होएगी वो एक तो डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, तो करंट जितना ज्यादा होएगा उतनी हीट। दूजा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, तीजा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इसका मतलब H की वैल्यू I² RT होएगी, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन इत्थे 1 है तो I² RT। तो अज तो बाद जदों भी तुसी किसी रजिस्टर च हीट कैलकुलेट करनी है तो थानू उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस करंट ते टाइम दिता होया वा, तो तुसी हीट कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला नाल, प्रोवाइडेड जिहड़ा करंट है वो स्टैडी करंट होए पुत। तो अपना क्योंकि स्टैडी करंट ही है सिलेबस, इस करके फिक्र वाली कोई गल नहीं इत्थे है ना। अच्छा, हुण अगली गल सुनो। हुण जदों तुहाडे सामने किसी भी रजिस्टर च करंट फ्लो हुंदा बेटा, तो उस रजिस्टर के अक्रॉस जिहड़ी वोल्टेज हुंदी है वो IR हुंदी है ना। हुण अगर आपां इत्थे I की वैल्यू इत्थे पुट कर दईए तो H की
वैल्यू कितनी हो जानी है, v बाय आर, तो v स्क्वायर बाय आर टी। अगर बेटा इथों आप r की वैल्यू पुट कर दी इथे, h की वैल्यू की हो जानी, अगर r की वैल्यू इथे पुट कर दी, आई स्क्वायर v बाय आई टी। तो किसी भी रजिस्टर च कितनी हीट पैदा होएगी बेटा, वो थोड़े को तीन फार्मूलाज आ गए, आई स्क्वेयर आर टी, वी स्क्वेयर बाय आर टी, वी आई टी, है ना, तीन फार्मूलाज आ गए। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप वरत सकते हैं भी गिवन की है। क्लीयर। तो ये तो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हुण ये जिहड़ा इफेक्ट है जूल्स, इनू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कह दें आप, जो आप नैक्सट लिखा वा। हुण एक्चुअली ये आया कित्थों है एक्सप्रैशन, है ना, तो इनू एक्सप्रैशन नू डिराइव करन लई भी ये डेरिवेशन कित्थों आई है, ये रिजल्ट ही सीधा लिखता ना असी। तो उहदे लई ध्यान दिओ बेटा, हुण आ देखो, आ बेटा थोड़ा एक कंडक्टर है, ठीक है। हुण अगर थानू कोई कहे ना कि इस कंडक्टर च करंट फ्लो हो रहा, तो किसी भी कंडक्टर चों याद भुलनी नहीं गल बेटा, किसी भी कंडक्टर दे विच, तो जिहड़ा कंडक्टर ऑफ स्पैसिफिक रेजिस्टेंस है ना, उन्होंने रजिस्टर भी कह दें, कंडक्टर रजिस्टर इको चीज ही है। कोई भी जिहड़ा कंडक्टर है उहदे थ्रू अगर करंट फ्लो हो रहा, तुहानू एक गल सुन लियो पुत, किसी भी रजिस्टर या कंडक्टर च जो करंट फ्लो हो रहा, उस करंट की जो डायरैक्शन है ना, वो दसेगी कि उस कंडक्टर का किहड़ा एंड हायर पोटेंशियल ते है, किहड़ा एंड लोअर ते है। और ये याद रखो, किसी भी कंडक्टर च जो करंट की डायरैक्शन है ना, वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होंदी है। तो अगर मैं तुहानू इत्थे शो करा कि अगर मैं कहां कि करंट की डायरैक्शन इस तरह वा, तो इसका मतलब जो आ एंड है ए और आ एंड है बी, तो ये हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ते है और ये लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। तो करंट की डायरेक्शन फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल होएगी, याद रखना। अच्छा, इसका उल्ट भी, जे थानू कोई कहे रजिस्टर का एक एंड लोअर है एक हायर है, तो करंट की डायरेक्शन हायर टू लोअर वाल शो करनी है, ये भूलना नहीं। हुण पुत्र, हुण ये जिहड़ा करंट है ये फ्लो कर रहा है ना, हुण आ दोनों एंड्स जिहड़े है डिफरेंट पोटेंशियल ते है। हुण आपां थोड़ी देर लिए मान लेने हैं कि ये जीरो पोटेंशियल है और आ V है, इसका मतलब दोनों दे विच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V। मतलब इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो एक एंड का पोटेंशियल V मान लिया, दूजे का जीरो, काम नू सिंपलीफाई करन लई। हुण बेटा, हुण करंट दे फ्लो करन दा मतलब की हुंदा तुहानू याद है, क्योंकि करंट हुंदा वा dq बाय dt। तो I इज इक्वल टू अगर dq बाय dt है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि dt टाइम के दौरान, ड्यूरिंग टाइम dt, इस रजिस्टर चों या इस कंडक्टर च कितना चार्ज फ्लो किया, dq। तो ये dq चार्ज a तो b फ्लो करके गया विद इन टाइम dt, है ना। हुण जदों चार्ज बेटा a टू b जाएगा, तो a का पोटेंशियल अलग है, b का अलग है ना। तो जदों कोई भी चार्ज, गल नूं सुनो, जदों कोई भी चार्ज दो पॉइंट्स दे विच मूव करदा, अगर उन्हां दोनों पॉइंट्स दे विच पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कितना वर्क हुंदा बेटा, याद है, तो वर्क होएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। हुण आ जिहड़ा चार्ज है आई डी टी और आ V है। अच्छा, V आई
ਆਪਾਂ ਅਗਰ IR ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ I²R dt। ਹੁਣ अगर बेटा ਆਪਾਂ टोटल टाइम t ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ टोटल वर्क डन कितना आएगा I²R dt ਨੂੰ इंटीग्रेट करांगे फ्रॉम 0 to t। ਹੁਣ क्योंकि ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ स्टेडी करंट, तो स्टेडी करंट मतलब कांस्टेंट, रेजिस्टेंस ਤਾਂ ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो वर्क डन आ गया ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ कांस्टेंट ਹੁੰਦੀ ਉਹ इंटीग्रेशन ਚੋਂ ਬਾਹਰ आ गई और ये वर्क डन असी मान के चलते हैं अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो इस तरीके नाल असी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये डेरिवेशन आ गई ना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग दी। तो इन्नी गल लगी समझ? मुकुल? Yes, sir. अश्वी? Yes, sir. हर्ष? नवरोज? नवरोज? चलो बेटा अज फिर इत्थे रुकते हैं ते कल नूं कल आप बेटा मिलांगे, कल का टाइम इस सेम टाइम ही रखते हैं 2 to 3 संडे नो, तो कल 2 to 3 ही मिलांगे। तो हुण इदां करियो ये कल नूं जिहड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाना, पहला पार्ट तुहाडा करंट इलैक्ट्रिसिटी का, इहदा टेस्ट मंडे नूं दे दिओ, ट्यूसडे नूं दे दिओ। ठीक है।